नमस्ते। आज हम राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर सरकारी नौकरी की पूरी कुंडली खंगालने वाले हैं। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। हमारे पास इससे जुड़ी एक डिटेल्ड करियर रिपोर्ट है और हमारा मिशन है ये समझना कि ये जॉब असल में है क्या। हाँ, क्योंकि एलडीसी नाम सुनते ही दिमाग में वो फाइलों के ढेर में दबे एक बाबू की तस्वीर आती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये तस्वीर कितनी सही है और मतलब कितनी अधूरी है। बात करेंगे कि असल काम क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे जरूरी करियर में आगे बढ़ने के मौके कितने हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जॉब प्रोफाइल की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। तो सबसे पहले तो यही सवाल कि ये राजस्थान एलडीसी आखिर है क्या भला। वैसे रिपोर्ट कहती है कि इसका नाम अब बदल गया है। हाँ, अब इसका ऑफिशियल नाम कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट है। एलडीसी अब पुराना हो चुका है और ये पद राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात सोर्स में लिखी है वो ये है कि इस पद को राज्य के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। यस। ये तो बहुत बड़ा शब्द है एक एंट्री लेवल पोस्ट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पूरा सरकारी सिस्टम एक तरह से इसी पद पर खड़ा है। ये वो लोग हैं जो सरकार और जनता के बीच सूचना के पुल का काम करते हैं। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, सरकार कोई योजना बनाती है, कोई आदेश निकालती है, तो उसे जमीन तक पहुंचाने का काम इन्हीं के जरिए शुरू होता है। और जनता की कोई अर्जी या शिकायत सरकार तक पहुंचानी हो तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यही होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सिस्टम के नर्वस सिस्टम की तरह है, जहां से हर जानकारी गुजरती है। और रिपोर्ट के मुताबिक इनकी पोस्टिंग 3 अलग-अलग तरह की जगहों पर होती है। सही पकड़ा। 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला, शासन सचिवालय, जो कि जयपुर में है और सरकार का पावर सेंटर है। ओके। दूसरा, अधीनस्थ विभाग, जैसे शिक्षा, राजस्व या कलेक्टरेट, जो पूरे राज्य में फैले हैं। और तीसरा, हाईकोर्ट या जिला कोर्ट जैसे न्यायिक संस्थान। और हम आगे देखेंगे कि इन तीनों जगहों पर काम करने का अनुभव और करियर ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो दिलचस्प है। मतलब एलडीसी एक ही पद का नाम है, लेकिन काम का माहौल पूरी तरह अलग हो सकता है। तो फिर इस पुल या रीढ़ की हड्डी का रोज का काम होता क्या है? रिपोर्ट में इनकी भूमिका को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ। पहला रोल है कस्टोडियन का, यानी रक्षक। ये ऑफिस के सारे दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और फाइलों के इंचार्ज होते हैं। मतलब कौन सी फाइल कहाँ है, कब आई, कब गई, सब इनके पास। बिल्कुल, इसका पूरा हिसाब किताब इनके पास होता है। दूसरा है ऑफिस सपोर्ट, मतलब अपने से सीनियर अधिकारियों जैसे एएसओ को उनके प्रशासनिक कामों में मदद करना, एक तरह से उनके दाहिने हाथ की तरह। तीसरा रोल आज के जमाने में सबसे जरूरी है, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ई गवर्नेंस से जुड़े सारे काम, जैसे सरकारी पोर्टल पर डेटा अपडेट करना, ऑनलाइन चिट्ठियां भेजना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। और चौथा, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। मतलब ये सिर्फ फाइलें नहीं संभालते, बल्कि सरकारी नीतियों को लागू करने वाली मशीनरी का एक अहम पुर्जा है। तो ये तो हो गई थ्योरी। असल में दिन भर की टेबल पर होता क्या है? दिन भर के कामों में सबसे पहला और बेसिक काम है फाइल मैनेजमेंट। फाइलों का रख रखाव। हाँ, और उनकी रसीद और प्रेषण या रिसीट एंड डिस्पैच। ऑफिस में कोई भी डाक आती है तो पहले इनके पास आती है, और यहाँ से कोई डाक बाहर जाती है तो भी इन्हीं के जरिए। इसके बाद एक शब्द आता है ड्राफ्टिंग या नोटिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये क्या होता है? ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। जब कोई फाइल आती है तो उस पर मामले की पूरी जानकारी, नियम कानून का हवाला देते हुए एक नोट तैयार किया जाता है। इसी नोटशीट को पढ़कर बड़ा अधिकारी फैसला लेता है। ओह। तो एक तरह से ये किसी भी केस की नींव रखते हैं। एक अच्छी नोटिंग से फैसला लेना आसान हो जाता है। मतलब ये सिर्फ टाइपिंग नहीं है, इसमें दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल है। कंप्यूटर के कामों में और क्या क्या शामिल है? राजपत्रित पत्राचार की टाइपिंग, यानी ऑफिशियल लेटर्स को टाइप करना। इसके अलावा जन कल्याण पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार डेटा अपडेट करते रहना, ताकि जनता को सही जानकारी मिलती रहे। फिर आईएफएमएस जैसे फाइनेंशियल पोर्टल पर कर्मचारियों के वेतन बिल बनाना और ऑफिस के लिए बजट का अनुमान तैयार करना भी इन्हीं के काम का हिस्सा है। वाह, तो इसमें फाइनेंस का एंगल भी है। और आखिर में बताया गया है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बिठाना। हाँ,
मीटिंग के लिए नोटिस जारी करना, अलग-अलग विभागों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना, मतलब ये सिर्फ अपनी टेबल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ऑफिस के कम्युनिकेशन फ्लो को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं काम काफी मिला जुला है। ये तो साफ है कि ये सिर्फ फाइलें इधर से उधर करने वाली जॉब नहीं है। इसमें राइटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर स्किल्स सब कुछ चाहिए। अब वापस उस बात पर आते हैं कि ये काम करना कहाँ होता है। आपने 3 विभाग बताए थे, सचिवालय, अधीनस्थ विभाग और न्यायालय। आपने ये भी कहा था कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। ये समझना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे जरूरी है। पहला ऑप्शन है शासन सचिवालय। इसकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ जयपुर में होती है। सिर्फ जयपुर में? हाँ, यहाँ आप सीधे मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के नीचे काम करते हैं। माहौल बहुत प्रोफेशनल और उच्च स्तरीय होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो राजधानी में रहकर पावर के गलियारों में काम करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा है अधीनस्थ विभाग। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, कलेक्टरेट मतलब लगभग सारे सरकारी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। इसमें आपकी पोस्टिंग प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव के स्कूल तक में हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ आपका वास्ता सीधे आम जनता से ज्यादा पड़ता है? बिल्कुल। और तीसरा न्यायालय। न्यायालय में इस पद का नाम कनिष्ठ न्यायिक सहायक या जेजेए हो जाता है। काम पूरी तरह से जुडिशियल होता है। अदालती कार्रवाई के रिकॉर्ड रखना, जजों के आदेश टाइप करना वगैरह। यहाँ का माहौल बाकी दोनों से बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों जगहों पर मिलने वाले भत्ते और प्रमोशन की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। तो मतलब पोस्टिंग कहाँ होती है, इससे काम के माहौल और प्रमोशन की रफ्तार पर इतना फर्क पड़ जाता है। लेकिन इतनी मेहनत और जिम्मेदारी के बदले में मिलता क्या है? चलिए अब सीधे सीधे पैसे की बात करते हैं। सैलरी का हिसाब किताब क्या है? पे स्केल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 5 का है, जिसका ग्रेड पे 2400 होता है। लेकिन इसे 2 हिस्सों में समझना होगा। पहला है प्रोबेशन पीरियड, जो नौकरी के शुरुआती 2 साल का होता है। हाँ, प्रोबेशन में सैलरी कम होती है। कितनी? इस दौरान एक फिक्स्ड वेतन मिलता है जो है 14,600 रुपए प्रति माह। इसमें से RGHS यानी स्वास्थ्य बीमा की मामूली कटौती के बाद हाथ में करीब 14,380 रुपए आते हैं। सिर्फ 14,600? अगर किसी की पोस्टिंग जयपुर जैसे बड़े शहर में हो तो क्या इतने में गुजारा हो जाता है? ये तो आज के जमाने में काफी कम लगता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रोबेशन का समय आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रह रहे हैं। असल कमाई तो 2 साल बाद रेगुलर होने पर ही शुरू होती है। तो 2 साल की इस तपस्या के बाद सैलरी में कितना उछाल आता है? प्रोबेशन पूरा होते ही बेसिक पे 20,800 से शुरू होती है। इस पर उस समय चल रहा महंगाई भत्ता DA और मकान किराया भत्ता HRA जुड़ता है। अच्छा। सब मिलाकर ग्रॉस सैलरी 35,000 रुपए से 42,000 रुपए प्रति माह के बीच बनती है। HRA शहर के हिसाब से बदलता है, इसलिए ये रेंज है। ये तो काफी अच्छा जंप है। और रिपोर्ट में भविष्य को लेकर भी एक दिलचस्प बात कही गई है, फ्यूचर स्कोप के बारे में। हाँ, उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो सैलरी में एक और बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो भविष्य में सैलरी स्ट्रक्चर और भी आकर्षक होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, सैलरी की बात हो गई। अब काम के माहौल पर आते हैं। सरकारी नौकरियों का एक बड़ा आकर्षण होता है 5 दिवसीय सप्ताह। क्या यहाँ ये सुविधा मिलती है? ये भी आपकी पोस्टिंग पर निर्भर करता है। अगर आप सचिवालय या ज्यादातर निदेशालय स्तर के ऑफिस में हैं, तो हाँ, आपको 5 डे वीक मिलेगा, शनिवार और रविवार की छुट्टी। लेकिन अगर पोस्टिंग कहीं और हुई तो तस्वीर बदल जाती है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग शिक्षा विभाग के किसी स्कूल में होती है, तो वहाँ 6 दिवसीय सप्ताह होता है। आपको शनिवार को भी काम करना होता है। ओह, ये तो एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, इसे ध्यान में रखना चाहिए। काम की प्रकृति पूरी तरह से डेस्क जॉब है, फील्ड वर्क नहीं है। रिपोर्ट में एक और सुविधा का जिक्र है, स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है जो आगे पढ़ना चाहते हैं। प्रोबेशन पूरा होने के बाद आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए 6 महीने तक का अध्ययन अवकाश ले सकते हैं और इस दौरान आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। ये तो वाकई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी करियर का सबसे अहम पहलू होता है, प्रमोशन। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते क्या हैं? और यहीं पर शायद उन 3 विभागों का अंतर सबसे ज्यादा उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल, और ये अंतर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं शासन सचिवालय की। रिपोर्ट के शब्दों में यहाँ फास्टेस्ट ग्रोथ है। कितनी फास्ट? एक कनिष्ठ सहायक सिर्फ 3 साल के अनुभव के बाद
वरिष्ठ सहायक मतलब सीनियर असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए योग्य हो जाता है। कुछ और साल बाद वो एएसओ बनता है, फिर अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, और अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो वो वरिष्ठ उप सचिव, सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद तक भी पहुंच सकता है, जिसका ग्रेड पे 8700 होता है। एक मिनट 8700 ग्रेड पे। ये तो आरएएस अफसर के बराबर हो गया। मतलब एक क्लर्क की पोस्ट से शुरू करके कोई व्यक्ति राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लेवल तक पहुंच सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही सचिवालय सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। सही पोस्टिंग का मतलब सिर्फ अच्छी लोकेशन नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से अलग करियर की राह है। वाह। अब इसकी तुलना करते हैं अधीनस्थ विभागों से। वहां क्या स्थिति है? वहां ग्रोथ बहुत धीमी है, स्लोअर ग्रोथ। यहाँ एक कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक बनने में ही 5 से 7 साल लग जाते हैं। कई लोग तो 1 या 2 प्रमोशन लेकर ही रिटायर हो जाते हैं। प्रमोशन का रास्ता बहुत लंबा और धीमा है। तो एक तरफ 3 साल में प्रमोशन और दूसरी तरफ 7 साल में। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और न्यायालय में जेजे का क्या सीन है? न्यायालय का अपना अलग पदानुक्रम है। जेजे से वरिष्ठ सहायक, फिर प्रशासनिक अधिकारी और अंत में उप पंजीयक यानी डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक प्रमोशन होता है। यहाँ की ग्रोथ अधीनस्थ विभागों से तो बेहतर है, लेकिन सचिवालय जितनी तेज बिल्कुल नहीं। तो ये एकदम साफ है, अगर किसी की प्राथमिकता तेजी से करियर में आगे बढ़ना और ऊंचे पद तक पहुंचना है तो उसके लिए सचिवालय ही एकमात्र और सबसे बेहतर विकल्प है। बिना किसी शक के डिपार्टमेंट का चुनाव आपके पूरे करियर का नक्शा तय कर देता है। चलिए अब इस नौकरी के सारे अच्छे और बुरे पहलुओं को एक साथ तोलते हैं। सबसे पहले फायदे गिनते हैं। रिपोर्ट में 4 बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला तो जाहिर है, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, सरकारी नौकरी है तो काम जाने का डर नहीं। दूसरा फायदा आजकल बहुत चर्चा में है, सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल, इसमें ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। साथ ही आरजीएचएस यानी कैशलेस चिकित्सा सुविधा पूरे परिवार के लिए मिलती है, जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बहुत कम कर देती है। तीसरा फायदा है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। नौकरी राजस्थान में ही रहेगी और ज्यादातर मामलों में आपको अपने गृह जिले या उसके आसपास पोस्टिंग मिलने की संभावना भी रहती है, जो परिवार के साथ रहने वालों के लिए बहुत मायने रखता है। और चौथा है प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। खासकर सचिवालय में पोस्टिंग होने पर आपको नीति निर्माण के केंद्र में काम करने का मौका मिलता है। ये अपने आप में बहुत संतोषजनक अनुभव हो सकता है। ये तो हो गए फायदे, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों और कड़वी सच्चाइयों का भी जिक्र है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली चुनौती है ट्रांसफर के नियम। अच्छा, अगर कोई अपनी मर्जी से यानी पर्सनल रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर लेता है तो उसकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी शून्य हो जाती है। एक मिनट, सीनियरिटी शून्य? इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी ने 7 साल तक एक जिले में काम किया, प्रमोशन की लाइन में था और फिर अपने घर के पास ट्रांसफर ले लिया, तो क्या उसकी 7 साल की मेहनत पानी में चली गई? उसे फिर से नए ऑफिस में प्रमोशन की लाइन में सबसे पीछे लगना होगा? बिल्कुल, यही मतलब है। और ये इस जॉब का सबसे बड़ा छिपा हुआ कैच है। ज्यादातर लोगों को ये नियम नौकरी ज्वाइन करने के कई साल बाद पता चलता है। ये करियर में एक बहुत मुश्किल फैसला बन जाता है, घर की सहूलियत या करियर की तरक्की। ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं? दूसरी चुनौती है काम का दोहराव, रेपिटेटिव वर्क। रोज रोज टाइपिंग, फाइलिंग और डेटा एंट्री का काम कुछ लोगों को बहुत नीरस या मोनोटोनस लग सकता है। इसमें हर दिन कुछ नया करने को नहीं मिलता। और तीसरा है वर्क प्रेशर। ये सोचना गलत है कि सरकारी नौकरी में काम का दबाव नहीं होता। समय पर सूचना भेजने और फाइलों को निपटाने का दबाव हमेशा बना रहता है। ये तो हुई जॉब की पूरी प्रोफाइल। अब अगर कोई ये सब जानने के बाद ये नौकरी करना चाहता है तो उससे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? परीक्षा का पैटर्न क्या है? चयन प्रक्रिया के 2 चरण है। योग्यता बहुत सीधी है, 12वीं पास और साथ में RSCIT जैसा कोई बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा। पहला चरण है लिखित परीक्षा, जिसे फेज 1 कहते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें 2 पेपर होते हैं। एक में सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित आते हैं, दूसरे में हिंदी और अंग्रेजी। ओके। हर पेपर में कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है और गलत जवाब के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्केबाजी की गुंजाइश नहीं है। और जो लोग लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, उनका अगला पड़ाव? वो जाते हैं फेज 2 में, जो कि टाइपिंग टेस्ट है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है
और ये सिर्फ पास करने के लिए नहीं है, ये 100 नंबर का होता है और इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ओह, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी पर भी उतना ही निर्भर करता है। फाइनल मेरिट 300 अंकों में से बनती है, 200 लिखित परीक्षा के और 100 टाइपिंग के। अच्छा, इसलिए कई बार लिखित परीक्षा में थोड़ा पीछे रहने वाले भी। हाँ, वो अच्छी टाइपिंग के दम पर सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आखिरी सवाल ये है कि ये नौकरी आखिर किसके लिए बनी है? कौन है इसका आइडियल कैंडिडेट? रिपोर्ट के मुताबिक ये जॉब उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें एक स्थिर डेस्क जॉब चाहिए जिसमें फील्ड में भाग दौड़ ना हो, ठीक है। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और जिन्हें MS ऑफिस जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर काम करना पसंद है। और स्वभाव के हिसाब से? जो लोग प्रशासनिक कामकाज की बारीकियों जैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग को सीखने में रुचि रखते हैं, और सबसे बढ़कर वो लोग जो एक सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ते हुए सचिवालय सेवा के जरिए एक दिन राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। उनके लिए ये एक शानदार लॉन्च पैड हो सकता है। बिल्कुल। तो अंतिम निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान LDC सिर्फ एक क्लर्क की नौकरी नहीं है। ये राज्य प्रशासन की वो धुरी है जिस पर डिजिटल और कागजी दोनों दुनिया टिकी हैं। बिल्कुल। सचिवालय में ये तेज तरक्की का रॉकेट है, तो अधीनस्थ विभागों में ये आम जनता से जुड़ने का एक मौका। पुरानी पेंशन योजना और भविष्य में वेतन बढ़ने की उम्मीद इसे एक सुरक्षित करियर विकल्प बनाती है। सही बात है। और जाते जाते सोर्स में दी गई एक प्रो टिप भी बता दूं। सिर्फ लिखित परीक्षा पर ही नहीं, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग पर आज से ही ध्यान दें, क्योंकि आखिर में असली अंतर यही पैदा करेगा। बात तो 100% सही है। यहाँ पर सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाती हूँ। इस पद को हमने पुल और रीढ़ की हड्डी कहा। जिस तेजी से सरकार के कामों में टेक्नोलॉजी और AI को लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में इस पुल का डिजाइन बदल जाएगा? आपका मतलब? मतलब क्या भविष्य के कनिष्ठ सहायक की भूमिका फाइलों के रक्षक से बदलकर डेटा स्ट्रीम के मैनेजर की हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भविष्य में इस नौकरी के लिए सिर्फ टाइपिंग स्पीड काफी होगी या फिर डेटा एनालिसिस और डिजिटल मैनेजमेंट जैसे बिल्कुल नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। भविष्य में इस भूमिका को विकसित होते देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस गहरी और विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।